हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और देखिए, यूसी नेट का रिजल्ट आपका आ चुका है और जिनका नहीं हुआ है क्लियर, वो लोग अच्छी तरीके से अभी से ही, आज से ही बिल्कुल लग जाएं पढ़ाई में। और बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस बार आपका जरूर क्वालिफाई हो जाएगा। और जिन लोगों का नेट हुआ है और जेआरएफ करना चाहते हैं तो भी अपने अच्छे तरीके से लगे रहें न्यू। और कई बच्चों को, जो लोग भी मुझसे पढ़ते हैं, उसमें से एक स्टूडेंट का मेरे हिस्ट्री से जेआरएफ में हुआ है इस बार। और वो नेट पहले से ही क्वालिफाई थी, तो लगेंगे करेंगे तो जरूर आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो अच्छी तरीके से मेहनत करें, तैयारी करें। और चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं अगर तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जरूर से, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, न्याय अनिवार्य रूप से एक नैतिक विचार, सामाजिक विचार, वैधानिक विचार, उपरोक्त सभी तथा अन्य विचारों से संयुक्त जटिल परिवार। राइट ऑप्शन हो जाएगा न्याय जो है एक नैतिक, सामाजिक तथा वैधानिक तीनों ही है। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संघीय सरकार के कौन से आवश्यक लक्षण है? शक्ति पृथक्करण, शक्ति विभाजन, मौलिक अधिकार, लिखित संविधान। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा 4 तथा 2, यानी शक्ति विभाजन और लिखित संविधान संघीय सरकार के आवश्यक लक्षण होते हैं। ठीक है। और जो है संघीय व्यवस्था की 3 जैसे महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। एक तो देश के सर्वोच्च कानून के रूप में एक लिखित संविधान का होना आवश्यक है। ठीक है, लिखित संविधान होना चाहिए। और केंद्र तथा इकाइयों के बीच शक्तियों का पृथक्करण भी होना चाहिए। ठीक है। और इसमें ये भी होना चाहिए, एक भी होना चाहिए। ठीक है, 1, 2 और 4 होना चाहिए। और ठीक है। और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका भी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें इसके लिए जो है इंपॉर्टेंट है संघीय सरकार के लिए। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक सरकार की विशेषताएं हैं? यह जाति, धर्म, भाषा आदि विशेषताओं वाले बड़े देशों के लिए उपयुक्त है। सेकंड ऑप्शन है, यह स्थानीय आवश्यकताओं का प्रभावी समाधान प्रस्तुत करती है। थर्ड है, यह एकात्मक शासन की अपेक्षा सुदृढ़ तथा स्थायी होती है। और फोर्थ है, केंद्रीय सरकार की निरंकुशता को रोकती है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 4। ठीक है, यह जाति, धर्म, भाषा आदि विशेषताओं वाले बड़े देश के लिए उपयुक्त होती है संघात्मक व्यवस्था है सरकार की। ठीक है, यहाँ पे सरकार की हो जाएगा। और फिर यह स्थानीय आवश्यकताओं का प्रभावी समाधान प्रस्तुत करती है। और यह केंद्रीय सरकार की निरंकुशता को भी यह रोकती है। ठीक है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन में, इसमें संघात्मक उसमें जो है सरकार निरंकुश नहीं हो पाती। ठीक है। संवैधानिक सरकार का अर्थ है प्रतिनिधि सरकार, संविधान के अनुरूप सरकार, जनसहमति द्वारा सरकार, सीमित सरकार। और फोर्थ क्वेश्चन और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा संवैधानिक सरकार जैसे कि वह सरकार होती है जो संविधान की आवश्यकताओं के अनुसार जो है गठित होती है, सीमित होती है और नियंत्रित होती है, तथा व्यक्ति विशेष की इच्छाओं के आधार पर केवल विधि के अनुरूप संचालित होती है। ठीक है, किसके अनुरूप संचालित होती है? विधि के अनुरूप, यानी कानून के अनुरूप संचालित होती संवैधानिक सरकार होती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान के अनुरूप जो सरकार चलती है वो संवैधानिक सरकार होती है। फिफ्थ है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है अमेरिका की संघीय व्यवस्था में? ठीक है, राज्य में शक्तियां अपरिभाषित परंतु असीमित नहीं है। बी है, सीनेट में सभी राज्यों को समान अधिकार व समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। सी है, संघीय सरकार किसी भी राज्य का नाम, सी और सीमा बदल सकती है। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है। और फिफ्थ क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा, संघीय सरकार किसी भी राज्य का नाम और सीमा बदल सकती है। ठीक है, देखिए अमेरिका की जो परिसंघ है वहां सरकार किसी राज्य की सीमाओं को उस समय उस राज्य की अनुमति के बिना घटा बढ़ा नहीं सकती, यानी उसकी राज्य की जो अनुमति है वो लेनी पड़ती है। और इसलिए अमेरिकी परिसंघ को अमिट राज्यों का अमिट संघ कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? अमेरिकी परिसंघ को अमिट, ठीक है, अमिट राज्यों का अमिट संघ कहा जाता है। ठीक है, अमिट संघ।
और राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, संघीय सरकार किसी भी राज्य और जो है सीमा बदल सकती है। ये कथन सही नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ ऐसे नहीं कर सकती बिना अनुमति के राज्य की। नेक्स्ट है, एक संघीय शासन में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है? संविधान द्वारा, संसद द्वारा, बहुमतीय निर्णय से राज्यों के द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा। और देखिए, जो संविधान में, संघवाद में संविधान एक लिखित समझौते के द्वारा केंद्र और इकाइयों की जो सरकारें होती हैं उनके बीच शासन शक्तियों का सुनिश्चित व स्पष्ट विभाजन कर दिया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान द्वारा। ठीक है, इसका स्पष्ट विभाजन कर दिया जाता है। 7वां क्वेश्चन है, एकात्मक प्रणाली की सरकार में समस्त अधिकार केंद्र में निहित होते हैं। अधिकारों का विभाजन केंद्र व राज्यों के मध्य एक संविधान के तहत होता है। सी है, अधिकारों का विभाजन केंद्र व राज्यों की सहमति से संसदीय अधिनियम के द्वारा होता है। डी है, अधिकारों का विभाजन राज्य की सहमति से होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, समस्त अधिकार केंद्र में निहित होते हैं। एकात्मक प्रणाली की सरकार में जो समस्त अधिकार होते हैं वो कहाँ निहित होते हैं? वो केंद्र में निहित होते हैं। तो एकात्मक शासन की जो व्यवस्था होती है उसमें संपूर्ण शक्ति संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार में जैसा कि निहित होती है, और राज्य शक्ति के प्रयोग में केंद्रीय सरकार ही उसमें सर्वोपर होती है। तो राइट ऑप्शन ए। 8 है, अवास्तविक और वास्तविक संप्रभुता का भेद किया जाता है संसदात्मक शासन प्रणाली में, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, एकात्मक शासन प्रणाली में या संघात्मक शासन प्रणाली में। और 8 क्वेश्चन, और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो अवास्तविक तथा वास्तविक संप्रभुता का भेद संसदात्मक व्यवस्था में ही देखा जा सकता है। और भारत में भी राष्ट्रपति को औपचारिक संप्रभु जैसा कि, ठीक है, और अवास्तविक यानी कह सकते हैं आप, और संसद और मंत्रिमंडल को वास्तविक जैसा कि संप्रभु कहा जाता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 8 क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, संसदात्मक शासन प्रणाली में अवास्तविक और वास्तविक संप्रभुता का भेद किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत और अमेरिका संघवाद में जिस बिंदु पर समानता पाई जाती है वह अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, अवशिष्ट शक्तियों का राज्यों के पास होना, कुछ मामलों में समवर्ती क्षेत्र का प्रावधान होना, केंद्र व राज्यों के बीच हुए विवाद का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जाना। और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटाया जाना भारतीय तथा अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय की समानता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी केंद्र और राज्य के बीच जिस भी किसी कानून को लेकर विवाद होता है तो उसका जो निर्णय होता है वो न्यायालय द्वारा किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। 10th क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाता है? अंतर राज्य विभिन्न समाज की स्थापना, बी है ग्रामीण कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प को पुनर्जीवित करना, राजनीतिक दल व्यवस्था पर आधारित लोकतंत्र, और सी है राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण। ठीक है, और यहाँ पे 3 ही ऑप्शन कैसे हो रहे हैं? राज्य विभिन्न समाज की स्थापना करा, ग्राम कुटीर उद्योग हस्तशिल्प को पुनर्जीवित करना, और यहाँ पे हो जाएगा सी, यहाँ पे होगा डी। तो राजनीतिक दल व्यवस्था पर आधारित लोकतंत्र और राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राजनीतिक दल व्यवस्था पर आधारित लोकतंत्र। ये जो है ये मेल नहीं खाता है। ठीक है, तो गांधी जी ने आर्थिक विचारधारा के अंतर्गत कुटीर उद्योग जो धंधे थे उसका उन्होंने क्या किया था? समर्थन किया था। ठीक है, और गांधी जी के आदर्श राज्य का एक प्रमुख लक्षण है केंद्रीकृत सत्ता, यानी गांधी जी का अंतिम लक्ष्य राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना करना था, यानी राज्यहीन और वर्गहीन। ठीक है, और राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी, राजनीतिक दल व्यवस्था पर आधारित लोकतंत्र, ये मेल नहीं खाता है। ठीक है, 11th क्वेश्चन है, मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है और स्वतंत्रता में अधिकार निहित है, होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, निहित, और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। तो स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। यह विचार किसका है? लास्की, बारकर, ग्रीन, मेल। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, जो है बारकर। तो बारकर जो है
उसने कहा है कि मानव चेतन जो है वो क्या चाहती है, वो स्वतंत्रता चाहती है और स्वतंत्रता में अधिकार निहित होते हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। और यह विचार जो है किसका है, बारकर का। तो बारकर जो है ग्रीन ने कहा था, ग्रीन के शब्दों को स्पष्ट करते हुए उसने यह बात कही है कि मानव चेतन स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार नहीं थे और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। और 12th क्वेश्चन, गांधी जी को किस एक रूसी विचारक ने सर्वाधिक प्रभावित किया? लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, मैक्सिम गोर्की, लेनिन। तो गांधी जी को रूसी लेखक जो थे लियो टॉल्स्टॉय, इन्होंने इनको प्रभावित किया। और टॉल्स्टॉय की रचना थी स्वर्ग तुम्हारे भीतर है, ठीक है। और गांधी जी का विशेष इस पर जो है प्रभाव पड़ा था। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ठीक है, ये पुस्तक का नाम था लियो टॉल्स्टॉय की, यानी स्वर्ग तुम्हारे भीतर है। मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा है? एक्टन ने, एरन ने, कार्ल पॉपर ने, एच.जे. लास्की ने। और 13 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर का कहना है कि मार्क्स ने जो पूंजी के बढ़ते हुए केंद्रीकरण का नियम प्रस्तुत किया है, वह केवल एक प्रवृत्ति का सूचक है और किसी प्रवृत्ति के जो है आधार पर भविष्यवाणी करना क्या है, ये भूल है। इसीलिए मार्क्सवाद को युग का भ्रम इसने कार्ल पॉपर ने कहा है, ठीक है, क्योंकि पूंजी के जो बढ़ते हुए केंद्रीकरण का नियम उसको प्रस्तुत किया है, तो वह एक प्रवृत्ति या एक सूचक है और प्रवृत्ति के आधार पर कहता है कि भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। भविष्यवाणी करना क्या है, एक भूल कहा है उसने, ठीक है। तो इसी बात को इसने कहा है कि कार्ल पॉपर ने कि मार्क्सवाद का जो मार्क्सवाद को युग का भ्रम कहा है, इसी चीज को लेकर। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी विचारक नहीं है? रूसो, कांट, हीगल, बेंथम। और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। आदर्शवादी विचारक कौन नहीं है? बेंथम नहीं है। रूसो है, कांट है, हीगल है, ये लोग आदर्शवादी जो है विचारक हैं। रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, बोसाके, ये सब आदर्शवादी में भी आते हैं। रूसो प्रकृतिवादी विचारक में भी आते हैं। और लॉक, बेंथम, मिल, ठीक है। बेंथम, लॉक और मिल, ये हैं उदारवादी विचारक, ठीक है। ये क्या है? उदारवादी विचारक है। 15 और लास्ट क्वेश्चन है, साधन सब कुछ है, जैसे साधन है वैसा साध्य है। साधन व साध्य अलग करने वाली कोई दीवार नहीं। उपरोक्त कथन किसका है? गांधी जी का, बी.आर. अम्बेडकर का, ठीक है, माओ से तुंग का, कार्ल मार्क्स। और 15 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। गांधी जी का ये कहना है, ठीक है, कि साधन सब कुछ है, जैसे साधन है वैसा साध्य, साधन व साध्य अलग करने वाली कोई दीवार नहीं है। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा इनके गांधी का। और उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि जैसा साधन है वैसा साध्य, क्योंकि गांधी जी की दृष्टि में साधन जो होते हैं वो साध्य यानी आंगिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और कैसे लगे क्वेश्चन जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।